अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर इरफान अवान कॉन्सेप्ट कॉलेज जेट से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और हमारा इस वीडियो का मकसद मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करना है। हम मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसका नाम कॉन्सेप्ट्स बाय सर इरफान अवान है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पर हमारा कोचिंग का पेज है दी कॉन्सेप्ट कॉलेजिएट के नाम से, उसे आप लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं मॉडल पेपर के बारे में आपको ये बताऊंगा कि मॉडल पेपर का मतलब कतई तौर पे गैस पेपर नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि मॉडल पेपर में से तमाम के तमाम क्वेश्चंस या काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में शामिल होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका बहुत कम परसेंटेज होता है जो हमारे एग्जाम में शामिल होता है। मॉडल पेपर देने का मकसद बोर्ड ऑफिस का ये होता है कि इस साल जैसे 2021 में इन्होंने हमें मॉडल पेपर दिया है, तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि कितने सवाल सेक्शन ए में होंगे, कितने सवाल सेक्शन बी में होंगे, उनका मार्क्स क्राइटेरिया क्या होगा, सेक्शन सी का मार्क्स क्राइटेरिया क्या होगा, और टोटल पेपर ड्यूरेशन क्या होगा। तो आप लोगों को पहले से पता है कि हमारा टोटल कोर्स ड्यूरेशन देखें आपके सामने मौजूद है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो है वो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन हमारा 2 आवर्स का होगा। यहाँ देख लें आप, यहाँ पे 2 आवर्स आपको दे रखा है। तो ये 2 आवर्स क्या है, ये हमारा टोटल पेपर का ड्यूरेशन है। इसके अलावा सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे? सेक्शन ए में हमारे पास 42 क्वेश्चंस होंगे और हमें 42 के 42 ही अटेम्प्ट करने होंगे। यानी सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं होगी, 42 मार्क्स हैं और हमें 42 पार्ट क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हर सवाल हमारा इस तरह से 1 नंबर का होगा। 42 मार्क्स का सेक्शन है पूरा, ये रहे 42 मार्क्स, और 42 पार्ट्स हमें सॉल्व करने होंगे सेक्शन ए से। इसी तरह अगर हम सेक्शन बी की तरफ जाएं तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास कितने सवाल दे रखे हैं? 9 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चन के 25 मार्क्स हैं। इसका मतलब है हर सवाल हमारा सेक्शन बी में से 5 नंबर का होगा। सेक्शन बी में थ्योरी के शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी शामिल होंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे, साथ साथ रीजन भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी के अंदर हमारे पास हमें एक सवाल करना होगा सिर्फ, लेकिन याद रखिएगा इस एक सवाल के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। तो हर सवाल, हर पार्ट 6 नंबर का है। इस तरह 6 और 6 और 6 अगर आप पहला सवाल करते हैं तो 3 पार्ट आपने 6 6 नंबर के किए, तो टोटल आपके सेक्शन सी में एक ही सवाल है और वो 18 मार्क्स का होगा। यानी सेक्शन सी 18 मार्क्स का है। इसी तरह अब अगर आप तीनों सेक्शन के मार्क्स को टोटल कर लें तो सेक्शन ए के मार्क्स 42, सेक्शन बी के मार्क्स 25 और सेक्शन सी के 18 मार्क्स, इस तरह हमारे टोटल 85 मार्क्स बनेंगे। और अगर आप इसका ड्यूरेशन देखें टोटल पेपर का, तो 2 घंटे ड्यूरेशन होगा। इस दफा एमसीक्यू ज्यादा हैं, क्वेश्चंस कम हैं, तो हमारा टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। किस डेट को होगा ये इंशाल्लाह ताला आपको बोर्ड की तरफ से जल्द अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि कब ये पेपर लिया जा रहा है। पहले एक दफ़ा डेट आ चुकी है लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई है। नई डेट का ऐलान 8 तारीख के बाद किया जाएगा। आइए हम लोग जो है वो अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज हम जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं इस वीडियो में मॉडल पेपर के, तो एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में कहते हैं इफ जी डिनोट्स, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे का पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वो कहते हैं कि इन दोनों, अगर ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो जी अपॉन जी की डायमेंशन बताइए। जी अपॉन जी का मतलब ये हुआ कि इन दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन को डिवाइड करने के बाद, यानी इनका रेशियो लेने के बाद क्या आंसर आएगा। अब इन जब भी आपको दो क्वांटिटीज की डायमेंशन का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन पहले अलग अलग पता होनी चाहिए। तो इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं?
आइए मैं आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं। अगर आप यहां देखें तो आपको यहां पर कुछ डायमेंशन दिख रही हैं। देखेंगे एक डायमेंशन है स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी, हमें मालूम करनी है। स्मॉल जी की डायमेंशन एल टी की पावर -2 होती है, यहाँ मैंने लिख दी है। कैपिटल जी की डायमेंशन एम की पावर -1, एल की पावर क्यूब, टी की पावर -2 ये होती है। हमने ऊपर स्मॉल जी की डायमेंशन लिखी है, नीचे कैपिटल जी की डायमेंशन लिखी है और दोनों को डिवाइड किया। टी की पावर -2 टी की पावर -2 से कैंसिल हो गया। इस m ऊपर चला गया तो m की पावर 1 हो गया और इस l और l क्यूब को डिवाइड करने के बाद l की पावर -2 बना। यानी हमारा आंसर आ रहा है m l की पावर -2। आइए वहां पर आंसर देखते हैं मॉडल पेपर में। हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है ये पहला ही आंसर है, m l की पावर -2। तो अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है तो आपने बताना है ये पहला आंसर है। टी की पावर 0 1 होता है तो m l की पावर -2 ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। इफ एन एप्पल इज थ्रोन with a speed of 30 meter per second in a direction 15 degree above the horizontal, then its horizontal range is। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं, ये देखें ये जो पहले एमसीक्यू था इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक, तो अब ये जो एमसीक्यू नंबर 2 है, 30 मीटर पर सेकंड से 15 डिग्री पर एक चीज को फेंका गया, एप्पल को फेंका गया। तो इसमें इसका ताल्लुक किससे है? प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ आता है? चैप्टर नंबर 4 में आता है। और हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी जा रही है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वी नॉट की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, ये थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और हम रेंज के फॉर्मूले में वी नॉट, थीटा और जी 9.8 पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। आइए मैं आपको रेंज दिखाता हूँ कि हमने रेंज इसकी कैसे निकाली है। ये देखें सेकंड एमसीक्यू, वी नॉट हमें 30 दे रखा है, थीटा हमें 15 डिग्री दे रखा है। वी नॉट की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। आर हमें कैलकुलेट करना है। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये आर का फॉर्मूला लिखा मैंने। इसके बाद फिर वैल्यू पुट की, वी नॉट की जगह 30, जी की जगह 9.8 और यहाँ थीटा की जगह 15 डिग्री। और इसकी कैलकुलेशन की तो 45.9 आंसर आया, यानी अप्रोक्सीमेट 46 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। 46 मीटर हम वहां जाकर देखते हैं। यहां पर आप अगर देखें तो 46 मीटर ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमने इसको टिक किया और मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा दिया। थर्ड एमसीक्यू, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 से है। लेंसेस का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक चैप्टर का नाम था, लेंसेस का टॉपिक है। कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? द इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर, हमारा ऑप्शन इन्फिनिटी है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 ए, ये चैप्टर नंबर 2 से है, क्रॉस प्रोडक्ट से इसका ताल्लुक है। A is equal to A I head and B is equal to B J head, then A cross B is equal to। अब हमसे कहते हैं A की वैल्यू हमें अलग गिवन है, B की वैल्यू हमें अलग गिवन है और हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B फाइंड आउट करने के लिए हम आ गए यहां पर। ये देखें A की वैल्यू हमें A I हेड गिवन है, B की वैल्यू हमें B J हेड गिवन है, A क्रॉस B हमें फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ के हेड लिखा क्योंकि जब भी वेक्टर आई और जे एक्स और वाई एक्सिस पर होते हैं तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जेड एक्सिस पर आता है, और जेड एक्सिस के लिए हमने यहाँ पर के हेड का इस्तेमाल किया है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल ए, तो ए की जगह स्मॉल ए लिख दिया।
यहाँ देखें आप वेक्टर बी में मैग्नीट्यूड बी रखी हुई है तो बी लिख दी है, और क्योंकि आई हेड और जे हेड इनकी डायरेक्शंस हैं तो एंगल 90 बन रहा है, साइन थीटा की जगह हमने 90 लिख दिया और के हेड अपनी जगह रहा, यानी हमने तमाम की तमाम वैल्यूज जो जो पता थी वो इस लाइन में पुट कर दी। साइन 91 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी और के हेड ये हमारा आंसर आ गया है, यानी ए क्रॉस बी इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में गिवन है, इसका आंसर ए बी के हेड आता है। तो ए क्रॉस बी का आंसर ए बी के हेड होगा। आइए देखते हैं मॉडल पेपर में कहाँ है ये ऑप्शन। आप देखें ये ऑप्शन ये दे रखा है ए बी के हेड, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फिफ्थ एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट या तो बेल या डेसिबल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिबल ऑप्शन में मौजूद है, ये इसका राइट ऑप्शन है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। इस एमसीक्यू का ताल्लुक चैप्टर 3 के टॉपिक इंक्लाइन प्लेन से है, और इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन का जो फॉर्मूला होता था वो एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन हमने कहाँ किया। इसका सोल्यूशन हमें देखें, यहाँ पर थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ए का फॉर्मूला a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है, जी की वैल्यू 9.8 है, साइन थीटा हमें गिवन है 30 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा आंसर आया। यानी कि जब भी कोई बॉडी नीचे आ रही हो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा होता है, और अगर ऊपर जा रही हो तो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा हो जाता है, उसमें माइनस का इजाफा कर देते हैं। हमें यहाँ पर आंसर 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। आइए इस आंसर को हम मॉडल पेपर में देखते हैं। मॉडल पेपर में हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेवेंथ एमसीक्यू, द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है, ये इसका ताल्लुक भी प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक से है, यानी चैप्टर नंबर 4 है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, देखें हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा होता है। तो अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले में द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आता है, यानी कि थीटा भी आता है, जी एट द प्लेस जी भी आता है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये भी आता है, लिहाजा हम इसमें ऑल ऑफ देम लिखेंगे, यानी कि हमारी रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज का ताल्लुक इन तमाम चीजों से होता है, तो हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ देम होगा। इस एमसीक्यू का ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 से है। व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्पीड ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम, देखिए वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और जो मीन पोजीशन होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, वहां पर स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इन्होंने पूछा स्पीड ऑफ द बॉडी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, लिहाजा हमारा ये ऑप्शन मैक्सिमम आएगा। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 का ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 से है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। एमसीक्यू नंबर 10, the laws of motion in the presence of constant acceleration are given by, laws of motion किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, तो ये हमारा इसका आंसर न्यूटन होगा। The rate of doing work is zero when the angle between force and velocity is, देखें पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, और आप जानते हैं एफ डॉट वी अगर हम ना लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। मैं आपको दिखाता हूं इसको। यहाँ देखें पावर का फॉर्मूला, पावर यहाँ जीरो दी हुई है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो है, इसका मतलब है पावर जीरो है।
पावर हमें यहाँ पर 0 गिवन है और हमसे कहते हैं थीटा बताइए। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आपको जबानी याद होगे cos 90, देखें पावर का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा है, ये लिख दिया, एफ डॉट वी एफ वी कॉस थीटा होता है, और cos 90 0 आएगा, लिहाजा टोटल पावर 0 हो जाएगी। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि पावर 0 कब होगी, तो आप बताएंगे फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जब 90 डिग्री होगा, उस वक्त पावर 0 आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पावर का फॉर्मूला आपने लिखा है एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ पावर 0 पुट कर दी। जब 0 पुट की तो एफ और वी डिवाइड में आकर खत्म होगा, और फिर कॉस इनवर्स 0 का किया तो खुद ही से आपको थीटा 90 डिग्री मिल गया। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, किसी भी एक तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ये चल गया कि पावर जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो 90 डिग्री पर आता है, और पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब एफ और वी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। लिहाजा हम राइट ऑप्शन देखते हैं मॉडल पेपर में। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है पावर 0 है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज, राइट ऑप्शन इज 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू नंबर 11 है, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 से है। पावर का टॉपिक चैप्टर नंबर 7 में है। 12th एमसीक्यू, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपको क्लास में बताया गया था कि बचपन में एज के साथ साथ बढ़ता रहता है, और फिर एक खास एज में आकर ये स्टेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एज, ये इसका ऑप्शन होगा। दोबारा से मैं इसके नीचे लाइन बना देता हूँ, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एज। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन ये बचपन से लेकर और बड़ी एज तक बढ़ता रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 9 से है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी। हमें याद है कि हमने पढ़ा था पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, और हम एम लैम्डा को कहते थे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो आपसे कोई पूछे कि यंग डबल स्लिट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, और उस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा को इंग्लिश में कहते हैं एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 14, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 से है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ होती थी L इज इक्वल टू F1 प्लस F2, या फिर L इज इक्वल टू F0 प्लस FE। तो ये ऑप्शन है, ये इसकी लेंथ दे रखी है। इसमें F0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। 15th एमसीक्यू, a vector which can be, इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 2 से है। a vector which can be displaced parallel to itself and applied at any point is known as, ऐसा वेक्टर जो अपने पैरेलल किसी भी पॉइंट पर जा सके, ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। When a vector is multiplied by a negative number, जब भी किसी वेक्टर के साथ माइनस साइन आ जाए, भले नंबर आए या ना आए, माइनस साइन कोई कभी भी आ जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकम अपोजिट। इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 2 से है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर। देखें आपने चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स पढ़े हैं, और उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट बनते थे, ए एक्स और ए वाई। लेकिन ए एक्स और ए वाई तब बनते हैं दो कंपोनेंट जब हमारा कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो। लेकिन अगर रेड एक्सिस मौजूद है और हमारा कोई वेक्टर स्पेस में है, तो उसके तीन कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं। और यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछ रहा है, तो इसका जवाब 3 कंपोनेंट्स होगा। कभी भी किसी वेक्टर के 3 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं बनते, मैक्सिमम 3 ही कंपोनेंट बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 से है इसका भी ताल्लुक। 17 एमसीक्यू की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 18, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इट्स, अब आपसे पूछता है ये सारी बातें। स्पीड चेंजेस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्पीड चेंज हो रही होती तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती। एक्सेलरेशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ये सब नहीं हो सकते। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, उसके ओरिजिन से डिस्टेंस मुस्तकिल बदलता रहेगा। यानी ये ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 19, ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही, कहते हैं कि एक एथलीट
लॉन्ग जंप से पहले रन करता है क्यों, उससे लॉन्ग रन करने से क्या फर्क पड़ेगा। प्रोवाइड हिम अ लार्जर इनर्शिया, नो, इनर्शिया का ताल्लुक उसके मास से है और मास उसका चेंज नहीं होता भागने से। डिक्रीज इन इनर्शिया, इनर्शिया डिक्रीज भी नहीं होता। डिक्रीज इन मोमेंटम, नो, उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है। वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ता है, इंक्रीज इन मोमेंटम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, if force of friction is negligible then acceleration of two free falling objects of different masses is। देखें, हमें ये याद रखना है कि अगर दो बॉडीज को, अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, एयर फ्रिक्शन को हम इस वक्त इग्नोर करेंगे, लिखा हुआ है कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो अगर हम दो बॉडीज को किसी ऊंची जगह से फेंकें, एक भारी बॉडी हो एक हल्की बॉडी हो, तो दोनों का एक्सेलरेशन g 9.8 होगा और वो बराबर होगा। लिहाजा हमें लिखना चाहिए यहाँ पर कि दोनों का एक्सेलरेशन द सेम है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल इज। देखिए, अगर इसमें डिग्रीज में आंसर होता है तो ये 76 डिग्रीज आता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा जा रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल कब होती है, जब किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पर फेंका जाता है। लेकिन यहाँ पर डिग्रीज में आंसर नहीं दिया हुआ बल्कि टेंजेंट इनवर्स में दिया हुआ है। इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इसको देखने के लिए आप यहाँ देखें, मैंने थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू एच मैक्स। ये गिवन कंडीशन है कि रेंज एच मैक्स के बराबर होनी चाहिए। r का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। एच मैक्स का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है। अब यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, जी से यहाँ जी भी कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर साइन टू थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी बच गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। देखिए, आपके सामने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया गया है। अब हम यहाँ आर इज इक्वल टू आर एच मैक्स चाहिए, आर की फॉर्मूला ये पूरा पुट कर दिया, एच मैक्स का फॉर्मूला ये पूरा पुट कर दिया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। साइन टू थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहा, अपॉन में टू बचा वो यहाँ लिख दिया। एक साइन से एक साइन यहाँ पर कैंसिल भी हो गया, तो यहाँ बच गया कॉस थीटा और टू, और यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन टू। ये टू और ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ डिवाइड में आगे साइन अपॉन कॉस हो गया, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा बन गया, और टेंजेंट को तो लेके गए तो टेंजेंट इनवर्स 4 आ रहा है। अगर हम टेंजेंट इनवर्स 4 का आंसर निकालेंगे तो 76 डिग्री ही आएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन देखें किस शक्ल में लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 4 हमें आंसर लिखना है। तो आप देखें यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 4 का ये ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है, यानी हमें टेंजेंट इनवर्स की शक्ल में ही आंसर लिख यहाँ दिए हैं, तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होती है, लेकिन ओमेगा की शक्ल में अगर देखा जाए तो वो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है चैप्टर नंबर 4 से, सर्कुलर मोशन से इसका ताल्लुक है। MCQ number 23, it is better to use long spanner rather than a short one when tighten a nut or a bolt because। अब इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 के टॉर्क के टॉपिक से है। टॉर्क में आपको याद होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है, और जब हम स्पैनर से कोई नट टाइट करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो मोमेंट आर्म का काम करता है। तो अगर मोमेंट आर्म बड़ा होगा तो फिर हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, लेस फोर्स नीड टू बी एक्सर्ट बाय द यूजर। अगर अगर स्पैनर लॉन्ग होगा, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग स्पैनर, तो फिर हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी नट को टाइट करने के लिए। नेक्स्ट है 24, a hole is drilled through the earth along the diameter and a stone is dropped into it,
कहते हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है वहां पर एक होल किया गया और उसके बाद यानी आर पार होल कर दिया गया डायमीटर जहां बनता है। अर्थ अगर राउंड है तो राउंड का जहां डायमीटर बनेगा वहां पर पूरा होल कर दिया गया और उसमें एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया। व्हेन द स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट हैज, वो कहते हैं जब स्टोन सेंटर ऑफ द अर्थ पर पहुंचा, बिल्कुल बीच में अर्थ के चला गया, अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया, इट हैज, अब उस वहां पर उसका वेट नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स नहीं होती सेंटर पे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगी, सिर्फ उस बॉडी का क्या होगा सेंटर पे, मास होगा। तो इट हैज मास, ये इसका ऑप्शन है। इस एमसीक्यू का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से है। If the radius of the earth were to shrink by 1% while its mass remains same, अब हमें r का फॉर्मूला पता है, r बराबर होता है, सॉरी g का फॉर्मूला पता है, g बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो आर ई कम होगा तो जी बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, आर ई कम हो रहा है और आर ई नीचे आता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई नीचे होता है, जब आर ई कम होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी और स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ने के लिए हमने लिखा है इंक्रीज। Next MCQ number 16. When a person goes down to the bottom of deep mine compared to its weight on the surface, then its weight will. मैंने आपको बताया था कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तब भी जी की वैल्यू कम होती है और जब जी की वैल्यू कम होगी तो उसका वेट भी कम होगा, यानी कि डिक्रीज आएगा। इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 6 से है। Next MCQ 27. If the mass of the earth becomes 4 times large having same radius, कहते हैं मास जो है वो 4 गुना बढ़ गया जबकि रेडियस सेम रहा, द वैल्यू ऑफ जी विल, अब जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। देखें जी का फॉर्मूला जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है और जी एम ई का मतलब है कि हमारा जो स्मॉल जी है वो एम ई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास 4 गुना बढ़ेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू भी 4 गुना बढ़ेगी। हमारा ऑप्शन आएगा बिकम्स 4 टाइम लार्जर। इस एमसीक्यू का ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 6 से था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28. When a car accelerates up a hill slope, it is said to be, कहते हैं एक कार जो है उसकी स्पीड तेज हो रही है और वो ऊपर भी जा रही है, तो उसमें क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में इजाफा होगा। स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और हाइट पे वो जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी इजाफा हो रहा है। इसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर नंबर 7 से भी है, एमसीक्यू का जो लास्ट मैंने किया है, या इसको हम इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 29. पावर इज अ, पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 30. वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी हाँ, वर्क एनर्जी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही दूसरी शक्ल है, तो इसका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आंसर है। नेक्स्ट है अ सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज, कहते हैं सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो नेगेटिवली चार्ज है, धागे से बंधा है। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट above a positively charged metallic plate then its period will, कहते हैं एक पॉजिटिव प्लेट है जो हमने पेंडुलम के नीचे रख दी है और पेंडुलम पर नेगेटिवली चार्ज है, लिहाजा उस प्लेट से अब पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नीचे नेगेटिव प्लेट रख देते हैं, सॉरी पॉजिटिव प्लेट रख देते हैं और ऊपर पेंडुलम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो ऑसिलेट कर रहा है यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, तो नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी अट्रैक्शन का मतलब है आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटी बढ़ेगी। और आपको याद होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी कि अगर जी बढ़ता है तो टाइम पीरियड कम होता है। तो यहाँ पर जब हम एक नीचे पॉजिटिव प्लेट रखेंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी जो ग्रेविटी का काम करेगी, यानी ग्रेविटी में इजाफा हो जाएगा और जब जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन होगा डिक्रीज। 32.
Which of the following properties of sound is affected by change in air temperature? कहते हैं टेम्परेचर चेंज करने से बताइए साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। एक न्यूमेरिकल हमारे बुक में मौजूद है जिसमें परसेंट चेंज इन वेवलेंथ पूछा गया है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमें पता है कि वेवलेंथ चेंज होती है जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन वेवलेंथ का होगा। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 से है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 33। अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो। कहते हैं एक पेंडुलम वाली क्लॉक है और वो स्लो चल रही है। इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम। अब बताएं क्या करने से ये घड़ी तेज हो जाएगी, यानी अपने सही टाइम को शो करने लगेगी। पेंडुलम वॉच क्या होती है? जब पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है तो पेंडुलम की वाइब्रेशन से ही वो चल रही होती है, और अगर पेंडुलम स्लो स्लो चलेगा तो फिर क्लॉक भी स्लो स्लो चलेगी, और अगर पेंडुलम जल्दी जल्दी अपने ऑसिलेशन मुकम्मल करेगा तो फिर क्लॉक भी तेज तेज चलेगी। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ ये याद रखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। T इज इक्वल टू 2π√L/G। अच्छा, क्लॉक जो है स्लो चलने का मतलब है कि उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, वाइब्रेट देर में हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जब वाइब्रेट होता है तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है। हमें टाइम पीरियड कम करना है, और टाइम पीरियड कम करने के लिए हमें लेंथ कम करनी पड़ेगी। जब हम लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो पहले पेंडुलम देर देर में वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन अब जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगेगा और फिर क्लॉक फास्ट चलने लगेगी। तो हमें याद रखना है कि हमें इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम शॉर्टर। हमें लेंथ कम करनी होगी, और लेंथ कम करने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और जब टाइम पीरियड कम होगा तो फिर वो क्लॉक तेज चलने लगेगी। इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 8 पेंडुलम के टॉपिक से है। 34 MCQ। When the net torque acting on the system is zero, which of the following will be constant? देखें टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? एंगुलर मोमेंटम। और जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। टॉर्क जब भी हम पैदा लगाते हैं किसी बॉडी पर तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 5 से ताल्लुक है इसका। 35 MCQ। डबल स्लिट अरेंजमेंट इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। क्यों उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था? ताकि उसको कोहेरेंट लाइट मिल जाए, यानी फेस कोहेरेंस हमारा आंसर है। MCQ नंबर 36। द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन आल्सो बी टर्म्ड एज। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको पता है कि पतली पतली बहुत सारी मल्टीपल स्लिट्स होती हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं उसको। इसका ताल्लुक MCQ नंबर 36 का ताल्लुक चैप्टर नंबर 9 से है। MCQ number 37। Two sources of light are said to be coherent if। दो sources को coherent कब कहा जाएगा? They produce wave of the same wavelength, they have the same amplitude of vibration, they produce wave of same amplitude, they produce wave in medium simultaneously। जब वो एक साथ वेव फेंकें तब, तो इनको हम लिखेंगे they produce wave in the मीडियम साइमल्टेनियसली। ये डिटेल मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है मैंने वो टिक किया। इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 9 से है। नेक्स्ट है 38। इफ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इन यंग एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ। देखिए यहाँ फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है। डेल्टा वाई का फॉर्मूला था L लैम्डा अपॉन डी, और अगर हम डी को कम करते हैं तो फिर डेल्टा वाई बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बता रहे हैं कि नैरो द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है, फ्रिंज विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 39। द पॉइंट टू विच द लाइट रे आर ब्राउट टू फोकस इज कॉल्ड। कहते हैं लेंस में जिस पॉइंट पर लाइट फोकस हो जाती है, यानी जमा हो जाती है, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है 40 MCQ। If the magnification of the lens is 6 and the image distance is 24, हमें यहाँ पर m दे दिया गया 6, इमेज डिस्टेंस को क्यू कहते हैं, 24 सेंटीमीटर दे दिया गया। चैप्टर नंबर 10 का MCQ है। देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, अब हमसे पूछ रहा है बताइए p क्या होगा। जी MCQ का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ।
इस एमसीक्यू का सोल्यूशन आप यहाँ नीचे देखें, एम की वैल्यू 6 है, ये एम की वैल्यू 6 गिवन है, क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, पी हमें फाइंड आउट करना है। एम का फॉर्मूला क्यू अपॉन पी होता है, एम की वैल्यू मैंने 6 पुट की, क्यू की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय पी, और फिर जब हमने पी को उधर लेकर गए 6 को डिवाइड कराया तो 24 अपॉन 2 आंसर 4 सेंटीमीटर आया, यानी हमारा आंसर 4 आ रहा है। आइए वहां देखते हैं मॉडल पेपर में 4 आंसर कहाँ है। 4 सेंटीमीटर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, और m की वैल्यू 6 है, q की वैल्यू 24 है, ये पुट करेंगे खुद ही से p आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 41, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, दो क्रेस्ट के दरमियान या ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन यही थी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसका ऑप्शन है, चैप्टर नंबर 8 से इस एमसीक्यू का ताल्लुक है। आखिरी एमसीक्यू नंबर 42, और ये एमसीक्यू नंबर 42 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से ताल्लुक है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू। स्टूडेंट्स पहले तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर हम लैम्डा मूव कर दें, लैम्डा का डिस्टेंस बढ़ा दें, तो लैम्डा लैम्डा के डिस्टेंस से एक ब्राइट फ्रिंज दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। यानी अगर एक ब्राइट फ्रिंज लैम्डा पे मिल रहा है तो दूसरा पार्ट डिफरेंट 2 लैम्डा पे मिलता है, तीसरा ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा पे मिलता है, अगला नेक्स्ट 4 लैम्डा पे मिलता है। ये बात जब आपको समझ में आ गई, तो इसके अलावा हमें दूसरी बात ये समझनी है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम मिरर को जितना भी मूव करते हैं तो हमारी पार्ट डिफरेंस उसका डबल बनता है। तो अगर हम यहाँ पर मिरर को लैम्डा बाय 2 मूव कर दें, तो लैम्डा बाय 2 मूव करने से ये हमारा मिरर अगर लैम्डा बाय 2 मूव करेगा तो इसका डबल डिस्टेंस बनेगा, यानी लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस बनेगा, और लैम्डा के पार्ट डिफरेंस से एक ब्राइट फ्रिंज नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज से रिप्लेस हो जाएगा। यानी हम मिरर को जब लैम्डा बाय 2 मूव करते हैं तो एक ब्राइट फ्रिंज, अगर सेकंड ब्राइट फ्रिंज बना हुआ है तो लैम्डा बाय 2 मूव करने के बाद थर्ड ब्राइट फ्रिंज नजर आएगा। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मुझे याद रहेगा कि मुझे इसके कम से कम आपको एमसीक्यू सॉल्व करके ज़रूर देने हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करके बचा दूंगा। आप दी कॉन्सेप्ट कॉलेजिएट का पेज और मेरा चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय सर इरफान अमान यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको तमाम चीज़ें पहुँचाई जा सकें। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, रिव्यूज़ में या मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एमसीक्यू वगैरह हर चीज़ समझ में आ गई, या इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मेरा नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0333239231। नाम मेरा सर इरफान अवान है, सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।